नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका रद्द हो गई। एक हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष का ध्यान नहीं रखा, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। पीड़ित पक्ष की नहीं सुनी गई। हाईकोर्ट ने अपने न्याय क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है हाईकोर्ट पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला बदल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लखीमपुर हिंसा से जुड़ी हुई यह खबर है। आशीष मिश्रा की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। एक हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला बदल दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने अब इस फैसले को बदल दिया है। एक हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दे दिया गया है। आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी गई है। एक हफ्ते में सरेंडर करें, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। हमारे संवाददाता सुशील पांडे ज्यादा जानकारी देंगे। सुशील, आपके पास क्या अपडेट है? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया। जस्टिस एनवी रमन्ना की तरफ से यह फैसला सुनाया गया, जिसमें साफ तौर से आशीष मिश्रा को जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दी थी, उनकी जमानत को रद्द करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया था, जो फिलहाल लखीमपुर हिंसा के मामले में जो कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया था, उस रिपोर्ट को आधार मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जो आज टिप्पणियां हुई हैं वो बहुत मायने रखती हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाया, उस फैसले में पीड़ित पक्ष को ध्यान में नहीं रखा गया। यानी कि पीड़ित पक्ष के द्वारा जो दलीलें कोर्ट में रखी गई, उसको फिलहाल न सोचते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि कोर्ट ने न्याय के मामले में अतिक्रमण किया है। बहरहाल इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान अब आशीष मिश्रा को नया आरजू अपना नया एक प्रेयर बनाना पड़ेगा, एक नई दलीलें रखनी होंगी और नए सिरे से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करनी होगी। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष की तरफ से यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट को यह आदेश जारी करे कि जो पिछले जज इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे, वो बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई ना करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ऐसा कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को एक हफ्ते का समय दिया है कि वो एक हफ्ते के भीतर सरेंडर करेंगे। आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से आशीष मिश्रा को जमानत मिली थी, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को कुछ पीड़ित परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया था, लेकिन जो एसआईटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, जिसमें यह साफ तौर से बताया गया कि आशीष मिश्रा को इस समय जमानत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इस पूरे मामले में अभी जांच चल रही है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया है। कुछ ऐसे गवाह हैं जिनके बयान को रिकॉर्ड पे नहीं लिया गया है और हाल ही में कुछ गवाहों पर हमला हो गया था, जिसकी वजह से यह बताया भी जा रहा था कि यह हमला आशीष मिश्रा के द्वारा करवाया गया है। फिलहाल आशीष मिश्रा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी गई कि जो हमले की बात कही जा रही है आरजू, वो गलत है। वो आपसी रंजिश कहीं और हुआ था, लेकिन आरोप इनके ऊपर डाल दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने जो रिपोर्ट एसआईटी की थी, उस रिपोर्ट को आधार मानते हुए बहरहाल आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा। एक हफ्ते के भीतर उनको सरेंडर करना पड़ेगा, यानी कि उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा संबंधित अधिकारी को और उनको वापस जेल जाना पड़ेगा। हालांकि जमानत के लिए उनको फ्रीडम कोर्ट ने दे रखा है। नए सिरे से वो जमानत हाईकोर्ट में दाखिल कर सकते हैं, लेकिन उनको हाईकोर्ट को यह संतुष्ट करना होगा कि नया वो कौन सा आधार होगा जिस आधार पर उन्हें जमानत दिया जाए। जी चलिए सुशील, हमारे साथ जुड़े रहिए आप। एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को तिकोनिया में हिंसा हुई थी। हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र हैं। उनकी जो जमानत हाईकोर्ट से मिली थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस जमानत को रद्द कर दिया गया है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर उनको सरेंडर करने के लिए कहा गया। इसी जिला जेल में हम खड़े हुए, इसी जिला जेल में मोनू आशीष मिश्रा बंद थे। अब उनको जब सुप्रीम कोर्ट से जमानत उनकी रद्द हुई है, तो अब उनको इसी जेल में आना पड़ेगा। मनोज शर्मा, न्यूज 18, लखीमपुर खीरी।
जमीयत उलेमाए हिंद कई राज्यों में जगह जगह पर बुलडोजर की मदद से घरों को गिराए जाने के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जमीयत के मुताबिक बीजेपी शासित राज्यों में अपराध की रोकथाम की आड़ में अल्पसंख्यकों को विशेषकर मुसलमानों को तबाह करने के उद्देश्य से बुलडोजर की खतरनाक राजनीति शुरू की गई है। इसी पर रोक लगाने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें जमीयत उलेमाए हिंद कानूनी इमदादी कमेटी के सचिव गुलजार अहमद आजमी वादी बने हैं। इस याचिका में अदालत से यह अनुरोध किया गया है कि वो राज्यों को आदेश दें कि अदालत की अनुमति के बिना किसी का घर या दुकान को गिराया नहीं जाएगा। याचिका में केंद्र सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों को ये आदेश देने के लिए कहा गया है। सुशील, हमारे संवाददाता लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। सुशील, इस मुद्दे पर आपके पास क्या अपडेट है? जी देखिए आरजू, जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से अशरत मदनी की ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने आर्टिकल 16, 40, आर्टिकल 26, आर्टिकल 14 और इन तमाम आर्टिकल 21 का उन्होंने हवाला देते हुए ये कहा है कि तमाम राज्यों में जो बुलडोजर से घर गिराए जाते हैं ये फिलहाल अल्पसंख्यकों को टारगेट पर लिया जा रहा है, और जिस तरह तमाम लोगों का घर गिराया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा वो फिलहाल गलत है। लिहाजा कोर्ट इस पूरे मामले को इंटरवीन करे। कई राज्यों में कई ऐसे अल्पसंख्यक हैं जिनके घरों को फिलहाल प्रशासन के द्वारा गिराया गया, जिसके बाद फिलहाल जमीयत उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंची और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में इंटरवीन करे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह है कि इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को और गुजरात सरकार को इस मामले में पक्षकार बनाया गया है। उन्होंने ये मांग की है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट इन तमाम राज्य सरकारों को आदेश दे कि बिना कोर्ट के आदेश के किसी भी आरोपी का मकान न गिराया जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सोचने वाली बात यह है कि अशरत मदनी को फिलहाल अल्पसंख्यकों का घर दिख रहा है। कुछ ऐसे भी आरोपी हैं जो हिंदू हैं लेकिन उनके भी घर राज्य सरकार के द्वारा गिराए गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी याचिका में इसका जिक्र नहीं किया। बहरहाल मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में अब दाखिल हो चुका है। देखना बेहद अहम होगा जब इस पूरे मामले की सुनवाई देश की सबसे बड़ी अदालत करेगी तो बुलडोजरों से जो घर गिराए जाते हैं उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। लेकिन सुशील, सवाल यही है कि जमीयत उलेमा हिंद ने किस आधार पर ये याचिका दाखिल की है, क्योंकि जिस तरह से जिक्र आपने भी किया कि कुछ आरोपी और कुछ अपराधी अलग अलग धर्मों के भी हैं, लेकिन कार्रवाई तो सभी धर्मों के आरोपियों और अपराधियों पर हो रही है। जी देखिए आरजू, मैंने आपको पहले भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम संविधान से जो उन्हें अधिकार मिले हैं उन अधिकारों का हवाला देके जमीयत उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। हालांकि इस याचिका में अल्पसंख्यकों के घर को गिराने की बात कही गई है इनके द्वारा, और यह कहा गया है कि एक विशेष समुदाय के घरों को टारगेट करके राज्य सरकार उनके घरों को गिरा रही है। बुलडोजर की जो फिलहाल प्रथा शुरू हुई है इस प्रथा को खत्म करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि राज्य सरकार मनमानी तरीके से एक विशेष वर्ग समुदाय के घरों को टारगेट करके उनके घरों को गिरा रही है, जो फिलहाल गलत है। लिहाजा अगर सुप्रीम कोर्ट इन तमाम मामलों में इंटरवीन नहीं करेगा तो देश की जो व्यवस्था है वो बिगड़ सकती है, देश का जो सद्भाव है, जो सौहार्द है वो बिगड़ सकता है। लिहाजा इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि एक विशेष समुदाय को लेकर राज्य सरकारें शुरू से टारगेट कर रही हैं और अब बुलडोजर की जो प्रथा शुरू हुई है इससे उनको टारगेट करके उनके घरों को गिराया जा रहा है। लिहाजा कोर्ट के बिना आदेश के ना तो उनका घर गिराया जाए ना तो उनकी दुकानें गिराई जाएं, ये फिलहाल मांग की गई है। अब देखना है कि जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो जो मांग फिलहाल ये किया जा रहा है जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से उस मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ राज्य सरकारों को आदेश देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि ये तमाम राज्य सरकारें बुलडोजर से तमाम जो आरोपियों के घर गिरा रही हैं वो अपने जवाब में सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहते हैं। ठीक है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से फखरुल हसन जुड़ चुके हैं। फखरुल जी, आपका क्या कहना है इस पर? जमीयत उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और आरोप ये लग रहा है कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है बुलडोजर के जरिए। देखिए, ये तय करना पड़ेगा कि देश संविधान से चलेगा या बुलडोजर से चलेगा। हमने तो संविधान में पढ़ा था कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के जो कार्य क्षेत्र हैं वो अलग हैं, लेकिन क्या कार्यपालिका को यह अधिकार है कि वो न्यायपालिका के जो अधिकार है उसका अतिक्रमण कर ले?
क्या आज किसी को बगैर नोटिस दिए उसके घर को, उसकी दुकान को, उसको आप गिराने का अधिकार संविधान ने, कानून ने सरकारों को दिया है? अगर संविधान से सरकारें नहीं चलेंगी, बुलडोजर और लाठी से चलेंगी, तो हम समझते हैं लोकतंत्र के लिए खतरा है। और देश की सरकारों को, जो संविधान की शपथ लेके सरकार आती हैं, उनको कम से कम संविधान का सम्मान करना चाहिए, संविधान का पालन करना चाहिए। देश के संविधान ने किसी भी सरकार को न्यायपालिका और कार्यपालिका जो उनका जो कार्य क्षेत्र है उसमें कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन आज अगर न्यायपालिका की आप सरकारों को आवश्यकता नहीं है, बुलडोजर और लाठी सहित आपको सरकारें चलानी है, तो न्यायपालिका की आवश्यकता क्या है आपको? चलिए, हमारे साथ बीजेपी से आलोक अवस्थी भी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, साफ तौर पर आरोप लग रहा है कि ये खतरा है लोकतंत्र पर। जमीयत उलेमा हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है इस मुद्दे को लेकर कि बुलडोजर चल रहा है अपराधियों पर और ज्यादातर एक ही समुदाय पर चलाया जा रहा है। देखिए, किसी को भी आदरणीय उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार है। जमीयत उलेमा हिंद अगर जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट और उसके बीच की बात है। लेकिन जमीयत उलेमा हिंद से मैं पूछना चाहता हूँ, जिस समय दंगे करते हैं उस समय जमीयत उलेमा कहाँ चला जाता है, क्यों नहीं दंगाइयों के बीच में खड़ा होता है? जिस तरीके से पूरे देश में विभिन्न राज्यों में सुनियोजित रूप से रामनवमी से लेकर के हनुमान जयंती तक हमले हो रहे थे, जमीयत उलेमा हिंद उस समय कहाँ पर था? रही बात अनधिकृत निर्माण को गिराने की, उसको वो कार्यपालिका का काम है और नोटिस दे करके उसको विधिक तरीके से ही गिराया जाता है। ऐसा नहीं है कि सरकारें किसी का भी प्लॉट या किसी की भी जमीन या किसी का भी मकान जा करके गिरा दे। उसकी विधिक कार्रवाई होती है और अगर विधिक कार्रवाई नहीं होती तो हर व्यक्ति को कोर्ट में जा करके मुकदमा दायर करना चाहिए और मुआवजा सरकार से लेना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी अधिकारी इतना जो है बिना विधिक कार्रवाई किए जो है किसी का मकान और दुकान गिरा देगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जितने लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, मौलाना अरशद बदली जी जा रहे हैं, एक बार भी क्या उनके मुंह से ये आवाज निकली है कि जो हिंदुओं का त्योहार है और वो शांतिपूर्वक जाते हैं अपने रास्ते पे और उनके ऊपर पथराव क्यों किया जाता है? वो कौन लोग हैं, उनको चिन्हित क्यों नहीं किया जाता है? आखिर क्या कारण है कि जब गिरफ्तारी होती है तो एक ही लिस्ट में एक ही तरह के लोग दिखते हैं? क्यों हमला करते हैं वो? हमारे क्या कहते हैं, जो लोग हिंदुवादी लोग हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, यात्राएं शुरू से सदियों से चली जा रही है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। मौलाना मतीन खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मतीन जी, आपने सुना होगा आलोक अवस्थी को और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से रामनवमी या फिर हनुमान जयंती के मौके पर जब हमले होते हैं तब तो कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन जमीयत उलेमा हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है बुलडोजर के मामले को लेकर। नहीं, ये देश संविधान से चलेगा या कि आलोक जी से चलेगा? देश में संविधान है, कानून है, कानून के एतबार से चलना चाहिए। ये जिस अंदाज में कह रहे हैं कि साहब जब कहीं दंगा होता है जमीयत उलमा नहीं जाती है, जमीयत उलमा जाए तो ये उसको भी फंसा करके जेल भेज देंगे। वो जाएंगे जो है आग बुझाने, ये बता देंगे कि वो आग लगाने आए थे। वो जाएंगे दंगा रोकने तो ये कहेंगे दंगा करने आए थे। ये बेसिक बात ये है, बेसिक। अब आप बुनियादी बात पर आइए कि जब हमेशा से हजारों साल से रामनवमी होती रही है, अब रामनवमी की जगह पे क्या हो रहा है? भगवा यात्रा निकाली जा रही है। ये तो हिंदुओं का अपमान है। सवाल ये भी कि भगवा यात्रा निकालना कहाँ गलत है? क्या आप इसको गलत मानते हैं? जिस तरह से हमला किया गया एक समुदाय द्वारा, उसको आप गलत कहते हैं? ये भगवा यात्रा निकाली जा रही है और हथियारों के साथ। आप वीडियो देखिए कि कितने चाकू, भाले, तलवारें, ये तू मैं, क्या इस तरह से? चलिए, आरोप लग रहा है आलोक अवस्थी इसका जवाब देंगे। इस तरह से आलोक जी, यात्राएं निकाली जाती हैं। अरे हिंदुओं का अपमान करने वाली इंसान कर रहे हैं और धार्मिक करने वाले ये आलोक बैठे हुए हैं, किसने लगाए और किसने हमला किया? मतीन जी, जवाब सुन लीजिए। आपने साफ तौर पर जिस तरह से आरोप लगाया कि भगवा यात्रा इतने सालों में नहीं निकाली जा रही थी, अब अचानक से निकाली जा रही है, आलोक अवस्थी जवाब दे रहे हैं, सुनिए। देखिए, ये यात्राएं सदियों से निकलती है, शोभा यात्रा, और ये हमें निकालने का अधिकार प्राप्त है। सरकार से अनुमति इसकी मिलती है तब हम निकालते हैं। और कभी भी हमारी जो यात्राएं होती है वो हिंसक नहीं होती हैं, वो अपने मार्ग पर चलती हैं और अपने जो उनका सिद्धांत बना हुआ उस पर चलती हैं। लेकिन उस पर हमला करके रोकना, उसका एतराज जताना, ये देश के अंदर बांट करके देखने की जो साजिश हो रही है, ये बिल्कुल भी
बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सख्त से सख्त सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे गुंडों को, ऐसे दंगाइयों को जो दूसरे धर्म के प्रति असहिष्णु है। आरोप लगाने के लिए तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और सारे लोग जो है विरोध करते हैं, लेकिन आखिर क्यों विरोध करते हैं? आप जब कोई यात्रा अगर निकल रही है, आपको दूसरे धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म को मनाने की इजाजत क्यों नहीं देते हैं? क्या आपका एकाधिकार हो गया देश के अंदर? इस तरह की जो भावना रखेंगे। चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है और अब ये देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे की सुनवाई कब शुरू होती है और आखिरकार फैसला क्या आता है। तो यूपी चुनाव में हार के बाद विपक्षी पार्टियों में मंथन का सिलसिला जारी है। आज एसबी-एसपी हार की समीक्षा करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ हार पर मंथन करने वाले हैं। प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया गया है। ये बैठक लखनऊ के चारबाग स्थित रविंद्रालय में आयोजित की गई है। कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी और इस बैठक में 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों पर भी चर्चा की जानी है। महत्वपूर्ण बैठक है आज लखनऊ में, जिसमें हार पर मंथन भी किया जाएगा। साथ ही साथ 2024 के चुनाव में किस तरह से तैयारियां की जाएंगी, इसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। लखनऊ से अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, कब तक ये बैठक शुरू होनी है? क्या पदाधिकारी वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों से पदाधिकारी मौजूद हैं। यहाँ पर मैं हॉल में लेकर चलूंगा आपको और मैं नज़ारे अंदर की जरा दिखाऊंगा। पूरे प्रदेश से जितने डेलीगेट्स हैं वो सारे मौजूद हैं। यहाँ पर मंच पर सारे जरूरी लोग हैं। 3 बड़े फैसले यहाँ पर होने हैं। एक तो आज नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को। दूसरा, उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में इन्होंने बांटा है, 4 जोनों में, चारों जोनों के अलग अलग प्रेसिडेंट मिलेंगे पार्टी को। और तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय होगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी आज जो है यहाँ पर घोषणा की जाएगी। 2022 के इलेक्शन में हार क्यों मिली, वजहें क्या रही, क्या दिक्कत परेशानी रही, उस पर चर्चा होगी। साथ ही 24 को लेकर के भी नई रणनीति पार्टी बनाएगी। तो कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी का जो सबसे बड़ा एलायंस है, महत्वपूर्ण एलायंस में से एक और सबसे बड़ा धड़ा, उसने उत्तर प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों को अपने बुलाया है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने कहा कि वो ईद के बाद समीक्षा बैठक करेंगे कि आखिर हार कैसे मिली और क्या वजह रही। लेकिन उससे पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब यहाँ आएंगे तो माना जा रहा है कि उनकी तरफ से कुछ सियासी बयान भी आएंगे। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो महत्वपूर्ण बैठक कुछ देर में शुरू होने वाली है। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। खबर गाजीपुर से है, जहां पर संदिग्ध हालत में दंपति समेत 2 बच्चों के शव मिले हैं। सादात थाना क्षेत्र की घटना है। ऐसी आशंका है कि पति ने बच्चों और पत्नी की हत्या करने के बाद खुदकुशी की है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। घटना के पीछे आर्थिक तंगी, पारिवारिक कलह को वजह माना जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हत्या के बाद आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। दंपति के साथ 2 बच्चों के शव मिले हैं गाजीपुर में। आज सुबह सूचना मिली थी कि यहाँ थाना सादात के पास एक डब्लू सोनकर नाम के हैं जो रेलवे की तैयारी कर रहे थे। तो वो बहुत ही कई दिनों से डिप्रेशन में चल रहे थे। ये बात घर को भी पता थी। उनका एक जो बड़ा भाई है थाने में होमगार्ड भी है। तो उन्होंने आज रात अपने 2 बच्चों, जिसमें बेटा औरव है 5 साल का और बेटी सृजल 3 साल की तथा पत्नी रीना की हत्या कर दी गला दबा करके, और खुद भी अपने को फांसी पर लटका लिया है। ये बहुत ही दुखद और दिल को दहलाने वाली घटना है। इसकी छानबीन की जा रही है और पुलिस द्वारा जो भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हमीरपुर में एक शादी के दौरान हंगामा हो गया उस वक्त जब दुल्हन ने दूल्हे को थप्पड़ जड़ दिए। जयमाला के दौरान बरसाए गए थप्पड़ परिजनों के समझाने के बाद ये विवाद सुलझा है। ये खबर हमीरपुर से है, जहां पर शादी समारोह में जयमाला के समय दुल्हन ने दूल्हे को थप्पड़ जड़ दिए। बाद में परिवार वालों के समझाने के बाद ये विवाद सुलझा। तस्वीरें आपके सामने हैं। शादी चल रही थी यहाँ पर। जयमाला के समय दुल्हन ने दूल्हे को किसी बात को लेकर थप्पड़ जड़ दिए और पूरा हंगामा यहाँ पर हो गया। उसके बाद परिजनों ने जब समझाया तब जाकर ये विवाद सुलझा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। शादी समारोह का ये वीडियो है जब जयमाला के दौरान हंगामा हो गया उस वक्त जब दुल्हन ने दूल्हे को किसी बात को लेकर थप्पड़ जड़ दिए।
तस्वीरें आपके सामने हैं। हमीरपुर से यह खबर आपको बता रहे हैं। वरमाला डालने के बाद थप्पड़ों की बरसात हो गई और दुल्हन ने दूल्हे को जोरदार थप्पड़ लगाए। हालांकि बाद में जब परिजनों ने समझाया तो ये विवाद सुलझ गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दुल्हन एकदम गुस्से में नजर आ रही है और वरमाला डालने के बाद अचानक से थप्पड़ों की बरसात कर देती है। बाद में हालांकि ये विवाद परिजनों ने सुलझा लिया। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।